जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अजीत पवार इधर महाराष्ट्र में विलय की कोशिशों में लगे हुए हैं। अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकातें हो रही हैं। सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल के बीच विलय को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्या मर्जर प्लान होगा, इस पर बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार को नागालैंड में एक बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार के 7 विधायक उनकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और वो वहां की सत्ताधारी पार्टी एनडीपीपी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है, उसमें इनके 7 विधायक शामिल हो गए हैं। नेफ्यू रियो की सरकार है और वो सरकार को अब पूरी तरह से बहुमत प्राप्त हो गया है। 32 अब विधायक हो गए हैं उनके विधानसभा में। और अजीत पवार के पास जो 7 विधायक थे 60 में से, अब वो उनके हाथ से निकल गए हैं। इसके साथ ही अजीत पवार के लिए दूसरी मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने का मकसद ही यही होता है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। देखिए, इधर महाराष्ट्र में अजीत पवार कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार के साथ मुलाकात हो रही है, उनसे वो अभी मिले हैं, शुगर इंस्टीट्यूट में उनसे मिले हैं। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में उनकी मुलाकात हुई, सेमिनार में एक साथ मंच पर भी आए। और इसके अलावा जैसा कि कुछ मीडिया हाउसेस की खबर है कि अजीत पवार, शरद पवार और जयंत पाटिल ने अलग से भी मुलाकात की है। और इससे पहले भी पिछले महीनों में 4-5 बार शरद पवार और अजीत पवार मिल चुके हैं। पूरी तरह से मर्जर की बात हो रही है कि कैसे किस तरह होगा। तो यहाँ पर तो अजीत पवार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मर्जर को लेकर लगभग संभावनाएं बनी हुई है। रोहित पवार ने अभी बयान दिया है सुप्रिया सुले को लेकर। उन्होंने कहा, मर्जर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा अंतिम निर्णय सुप्रिया सुले करेंगी और वो ही इसको देख रही हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया है कि मर्जर नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रिया सुले इसे देख रही है। और पहले भी ये बात सामने आई थी कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के बीच में बातचीत हो रही है। प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार की पार्टी में है और ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से अगर मर्जर होता है तो किसको क्या पद मिलेगा, कौन कहां पर रहेगा। और जो शरद पवार की तो चिंता ये रहती ही है कि सुप्रिया सुले का क्या होगा, इसीलिए वो एनडीए के साथ में उनकी चर्चा भी रही है। पीएम मोदी के साथ पिछले कुछ महीनों में अच्छे संबंध भी दिखे हैं। और सुप्रिया सुले अभी विदेश में है, वो भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ गई हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रख रहा है। और ये एक मौका उनको मिला है। सुप्रिया सुले विपक्ष में है लेकिन फिर भी उनको नेतृत्व करने का और भारत का पक्ष रखने का मौका मिला है। और ये आगे की संभावनाएं भी दिखाता है कि वो अगर एनडीए का हिस्सा बनती है तो वो आगे चल के कोई मंत्री पद उन्हें मिल सकता है, राज्य मंत्री बन सकती हैं। तो इसको लेकर शरद पवार की कोशिशें भी हैं। और जब ये मामला आपस में सही बैठ जाएगा, सारी गोटियां, सारी चीजें कि कौन कहां किस तरह जाएगा, ये सब सही बैठ जाएगा तो मर्जर हो जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि हमको मर्जर से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कोई खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई महायुति एक साथ रहेगा, बाकी अगर कोई पार्टी एक साथ आना चाहती है तो उन्हें क्या समस्या है। तो यहाँ तो अजीत पवार मजबूत होते दिख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अभी उनके पास राज्य पार्टी का दर्जा हासिल है महाराष्ट्र में, केरल में और इसके अलावा नागालैंड में अब 7 विधायकों के जाने से तो राज्य पार्टी का दर्जा भी छिन जाएगा। तो जो वो बढ़त बना रहे थे कि कल को राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, तो उस पर अब खतरा मंडराने लगा है। और देखिए, शरद पवार के साथ भी यही हुआ था। बिहार में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया और इसके अलावा इनसे जो केंद्र से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया था। और इनको जो बंगला मिलता है दिल्ली में, वो भी इनसे वापस हो गया था शरद पवार से। और अजीत पवार तो अब नागालैंड में जो वो कोशिश कर रहे थे वो भी अब उनके लिए मुश्किल है। क्यों? और देखिए, आप ये खुद सोच रहे होंगे कि ये महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते लड़ते कहां नागालैंड और केरल पहुंच जाते हैं। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी या नागालैंड में चुनाव क्यों लड़ेगी? इसकी एक वजह यही होती है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना, क्योंकि इससे आपको दिल्ली में एक दफ्तर बनाने के लिए, मुख्यालय बनाने के लिए बंगला मिलता है, दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनाव चिन्ह भी मिलता है। इसीलिए पार्टियां कोशिश करती हैं कि कई राज्यों में हम थोड़ा थोड़ा चुनाव लड़के ऐसे उम्मीदवार खड़े करके जो अपने बूते जीत सकते हैं, किसी तरह राष्ट्रीय पार्टी होने का मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर ले। आप वो क्राइटेरिया देखिए,
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके अलावा इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं। ये 2 शर्तें हैं, ये तो अनिवार्य है। तीसरी शर्त में विकल्प है। पहला विकल्प है कि उस पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से सांसद चुने जाए, या फिर वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर ले, या फिर वह पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीत जाए। और यह जीती हुई उम्मीदवार और 3 राज्यों से होने चाहिए। अब इस क्राइटेरिया को पूरा करने में कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए तो मुश्किल खड़ी नहीं होगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि इनका एक राज्य में तो अच्छा खासा आधार होता है, लेकिन दूसरे राज्यों में इनको कोई जानता तक नहीं है। एक चुनाव में एक वोट एक सीट तक नहीं जीत पाते हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करते हैं, देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया। ममता बनर्जी बंगाल में तो जीतती ही है, लेकिन उन्होंने मणिपुर में पैर पसारे और वहां पर 2 विधायक उनके चुने गए। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ही वो विधायक जो है वो उनकी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में चले गए। और ये लोग देखिए किस तरह से चुनते हैं, ये वहां पर वो उम्मीदवार चुनते हैं जो अपने बूते जीत सके, क्योंकि पार्टी का वहां पर कोई संगठन नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो जीतेंगे कैसे। तो वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो वहां निर्दलीय जीत सकते हैं और या फिर जीतते आ रहे हैं, और उन्हें पार्टी का सिंबल दे देते हैं और पार्टी की तरफ से मदद भी दी जाती है। और इसीलिए वो लोग चुनाव भी लड़ लेते हैं कि उन्हें एक बड़ी पार्टी की तरफ से मदद भी मिल रही है। तो ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाता है। ममता बनर्जी इसी तरह गोवा में भी चुनाव लड़ी थी। उन्होंने त्रिपुरा पर भी फोकस किया कि किसी तरह ये जो न्यूनतम इसमें जो क्राइटेरिया है उसको वो पूरा कर सके। और आम आदमी पार्टी ने भी यही कोशिश की थी। दिल्ली के बाद गुजरात पहुंचे, पंजाब में सरकार बनाई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। गुजरात में भी कुछ एक वोट हासिल किए, यूपी में भी, एमपी में भी कोशिश की। आम आदमी पार्टी को तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, क्योंकि 2 जगह सरकार थी और कुछ एक वोट गुजरात में भी मिले। लेकिन उसके लिए भी अपना एक संकट है। अगर किसी एक जगह भी, अगर आपके 4 राज्यों में आपने चुनाव लड़ाए, 6% वोट अगर आपको नहीं मिल पाते तो दिक्कत तो होगी। इसीलिए पंजाब में भी पूरा जोर लगाया हुआ है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कम से कम बना रहे। दिल्ली में आपके लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को एक इसके लिए पार्टी के लिए कम से कम मुख्यालय तो मिलता है। तो ये कई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां इसकी कोशिश करती हैं, और अजीत पवार की पार्टी ने, पहले शरद पवार ने भी यही कोशिश की थी। तो अब इसके लिए तो इनके लिए दिक्कत है कि यहाँ पर 7 विधायक चले गए और आपको वहां पर दूसरों से विधायक खींचना आपके लिए आसान नहीं है। तो फिलहाल अजीत पवार के लिए तो ये है कि अपना महाराष्ट्र पर वो फोकस करें, और महाराष्ट्र में उनकी विलय की कोशिश हो रही है। और महाराष्ट्र में सब बहुत कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक हलचल मची हुई है कि महायुति के सामने कौन होगा। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का गठबंधन होगा, या फिर राज ठाकरे महायुति के साथ आएंगे और उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या शरद पवार सामने होंगे, या फिर तब तक मर्जर होकर वो महायुति का हिस्सा, एनडीए का हिस्सा बन चुके होंगे। और कांग्रेस क्या इन सब के साथ चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तो घोषणा कर चुकी है। तो बीएमसी के चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है, और उसमें बीएमसी के चुनाव से पहले और उसके बाद बहुत सी तस्वीर साफ हो जाएगी। अजीत पवार की पार्टी को लेकर भी, अजीत पवार अगर साथ आ जाते हैं, मर्जर हो जाता है, तो उनकी पार्टी की क्या स्थिति बनती है, कितनी मजबूती मिलती है। और अगर सामना होता है तो फिर उनके लिए एक परीक्षा होगी कि खुद को फिर से असली एनसीपी साबित करें अजीत पवार। तो यहाँ पर अब पूरे जोर शोर से वो लगे हैं कि पार्टी कम से कम, अब एक सुदूर किसी राज्य में नुकसान हुआ है, नागालैंड में उनके 7 विधायक गए हैं, तो कम से कम महाराष्ट्र में जहां उनका आधार है तो वहां उनकी पार्टी मजबूत हो सके, और इसकी कोशिशों में पूरी तरह वो जुटे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।